जरा दिमाग लगाओ बेटा। अगर जुलाई में अकर लगाओ, अगर जुलाई में अगर आपने इंश्योरेंस पे करा 12 में, जुलाई 18 में, जरा दिमाग लगाओ बेटा। अगर जुलाई में अकर लगाओ, अगर जुलाई में अगर आपने इंश्योरेंस पे करा 12 में, जुलाई 18 में,
जरा दिमाग लगाओ बेटा। अगर जुलाई में अकर लगाओ, अगर जुलाई में अगर आपने इंश्योरेंस पे करा 12 महीने, जुलाई 18 भैया वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चा आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर रहे हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सारे बच्चे भाई जैसा आपको पता है, जैसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर रहे हैं, कैसे करेंगे? पहले समरी, उसके बाद डिटेल। तो पहले समरी के लिए सारे बच्चे भाई बी रेडी विद योर कॉपीज एंड पेन्स। सो हेडिंग लिख लीजिए, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहली बात आपको बताता हूं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? Why it was necessary to make this accounting standard? See, this is one of the most important accounting standards. पहली बात याद रखिएगा, ठीक है? This is one of the most important accounting standards because every business deals with one problem that is called as stock. Sir, why you calling stock a problem? मैं आपको बताता हूँ why I'm calling a stock a problem. Stock बेटा एक बहुत बड़ा इशू होता है बिजनेस के अंदर। अगर बच्चा स्टॉक ज्यादा हो जाए तो नुकसान है, स्टॉक कम हो जाए तो नुकसान होता है बिजनेस में। स्टॉक ज्यादा हो जाएगा भाई तो भी प्रॉब्लम आती है। क्यों? ओवर स्टॉकिंग है, चीजें खराब हो जाएंगी, ऑब्सलीट हो जाएंगी। अगर मान लो अंडर स्टॉकिंग है, मतलब आपके पास कम स्टॉक है, तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, तो आपको बिजनेस में तब नुकसान है। तो स्टॉक को एक प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करना पड़ता है। स्टॉक के ऊपर आप कॉस्टिंग में पूरा एक चैप्टर करते हो, ठीक है? आप पूरा एक चैप्टर करते हो मटेरियल्स, उसी के अंदर आप करते होगे, जैसे आपको याद होगा मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, तो वो सारा कुछ स्टॉक के ऊपर ही बेस्ड होता है। डेंजर लेवल आ गया, रीऑर्डर लेवल आ गया, तो ये सारी चीजें हम लोग कब करते हैं? ये सारी चीजें हम लोग स्टॉक के वैल्यूएशन के बेस पर ही करते हैं। अब आपके पास एक प्रॉब्लम और आती है, वो कहते हैं यार आप जब इन्वेंट्री अपनी सारी कैलकुलेट करते हो तो इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? पॉइंट ये है कि इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है और उसके मेथड्स क्या होने चाहिए, हमने ये समझना है। ओके, सो डियर, अपने पास सिर्फ एक प्रॉब्लम यही है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करनी है और उसके मेथड्स क्या हैं, उसको किस तरीके से करना है, इसकी नीड आई थी तो उन्होंने AS2 बनाया। सो AS2 क्यों बनाया? बेसिक फंडा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के लिए, राइट? दैट इज व्हाई AS2 इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। सो पहला आपको मुद्दा पता होना चाहिए AS2 क्यों बनाया। अब
AS2 जो है वो बहुत सारे डिफरेंट AS के साथ एप्लीकेबल होता है। पहला, स्टेट द एरियाज टू विच AS2 इज नॉट एप्लीकेबल। अब नाउ सी, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके लिए इन्वेंट्री होंगी, मेरी बात को समझिएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके लिए इन्वेंट्री होंगी, बट मेरे भाई उनमें AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। There will be certain items which will be actually inventory for you, but AS2 is not applicable. So मतलब AS2 is applicable except all these. Got it? AS2 is applicable except all these. सबसे पहला डिस्कस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। बड़ा बच्चे लिखते भी जाएंगे साथ साथ, क्योंकि ये समरी नोट्स, आपको पता है मेरा AS कराने का तरीका, समरी लिखनी है, बाद में कुछ नहीं लिखना। तो वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स। कहने का मतलब क्या हो गया बच्चा, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि हम लोग ना वहां पर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन करवाना। अब कंस्ट्रक्शन के वक्त हमें बहुत सारे इन्वेंट्री को मेंटेन करना पड़ता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, आप उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करते हो। आपका कोई सपोज कर लो कंस्ट्रक्शन के दौरान बिल्डिंग आधी बनी है, अभी आधी बनी है, आप उसकी इन्वेंट्री को मेंटेन करते हो। तो अल्टीमेटली बेटा अगर बिल्डिंग अभी इनकम्प्लीट है, बिल्डिंग अभी आधी बनी है, आप उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करते हो, राइट। तो इस केस में मेरे भाई वो जितना भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन्वेंट्री होगी वो AS7 में जाएगी, AS2 में नहीं जाएगी, क्योंकि AS7 इज एक्चुअली फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये बात याद रखिएगा, पहला फंडा याद रखना बच्चा कि जितनी भी आपके पास इन्वेंट्री होगी वो कहां चली जाएगी, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू AS7 नॉट अंडर AS2। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, दैट विल बी ट्रांसफर्ड अंडर AS7 नॉट अंडर AS2। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। सो एनी सॉर्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एनी सॉर्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जैसे सपोज कर लो आपकी बिल्डिंग अभी आधी बनी, या आपका सपोज को मटेरियल आधा यूज करा, आपने उसको लाइक वहां पर अभी अपने पास एज ए स्टॉक रखा हुआ है, बिकॉज जो बंदे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं वो ऐसी चीजों को अपने पास स्टॉक मान के चलते हैं। तो इन सब के लिए आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 फॉलो होगा, इवन दाउ दैट इज इन्वेंट्री फॉर देम, उनके लिए AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो याद रखना, ठेकेदारी के लिए AS2 एप्लीकेबल नहीं है। क्या याद रहेगा, ठेकेदारी के लिए AS2 एप्लीकेबल नहीं है, ये बात याद रखिएगा, सिंपल सी बात में। ओके, सेकंड, अगर मान लीजिए आप सर्विस प्रोवाइडर हो, अब मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। सर सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए मेरे भाई मैं हूं, जैसे मैं बच्चों को बुक्स दे रहा हूं, तो मैंने बहुत सारा जो मटेरियल है, बिकॉज आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, आई एम टीचिंग यू गाइस, दैट इज एजुकेशन इज अ सर्विस। सो अगर सपोज कर लीजिए मैं बहुत सारे बच्चों को, मैंने क्या करा, मैंने मटेरियल जो है वहां पर इकट्ठा करके रख लिया अपने पास, ताकि जो बच्चा आए रजिस्ट्रेशन कराता उसको मटेरियल देते जाओ। नॉर्मली वी डू दिस। सो इफ आई एम मेंटेनिंग अ स्टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक्स, तो क्या वो मेरे लिए AS2 है? नहीं, दैट इज नॉट एन इन्वेंटरी फॉर मी, याद रखना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट, आई एम नॉट सेलिंग दैट मटेरियल, यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज अ डिफरेंस। एक बुक सेलर होता है, अगर उसने अपनी कोई इन्वेंट्री मेंटेन करी है तो उसके लिए वो जो AS होगा, याद रखना 2 एप्लीकेबल हो जाएगा बुक सेलर के लिए, बिकॉज बुक सेलर उसके लिए गुड्स है। बट अगर सपोज मैं अपनी बात करूं, मैं आपको एजुकेशन सर्विस दे रहा हूं, मेरे लिए जो किताबें होंगी वो अल्टीमेटली कभी भी एक गुड्स का ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज मैं उसको सेल नहीं करता, राइट। तो कई बार ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिनके पास ऐसा कोई भी स्टॉक या वर्क इन प्रोग्रेस होता है, याद रखिएगा उस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग कभी भी AS2 में एप्लीकेबल नहीं करते हैं, राइट। तो वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग बाय सर्विस प्रोवाइडर्स, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर सपोज कर लीजिए आप कोई भी शेयर या डिबेंचर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने पास होल्ड कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे, भाई आप एक ब्रोकर हैं, आपका काम ही यही है, क्या, डील करना शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह से।
आप कभी शेयर बेचते हो, खरीदते हो, तो याद रखना उसके लिए AS2 एप्लीकेबल नहीं है। अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, बेटा साथ साथ नोट भी करते जाना। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर AS2 एप्लीकेबल क्यों नहीं है इन चीजों में। इनका सबका जवाब आगे आ जाएगा, चिंता मत करिएगा। जब मैं आपको डिटेल कराऊंगा ना तो उसमें इसका जवाब आ जाएगा कि AS2 इन चीजों के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है। तो ये बातें याद रखिएगा बेटा कि AS2 इन चीजों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अभी फिलहाल इतना याद रखिए, क्यों एप्लीकेबल नहीं है, दैट क्वेश्चन व्हिच इज अराइजिंग इन योर माइंड विल बी आंसर्ड व्हेन वी गो फॉर डिटेल्स, राइट। उसमें केस स्टडी के साथ इसका आंसर बताऊंगा कि ये चीजें एप्लीकेबल क्यों नहीं है। तो अभी फिलहाल दिमाग में रखिएगा, एक तो हम लोगों ने याद रखना है सी एप्लीकेबल नहीं है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एस सर्विस प्रोवाइडर, एफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अच्छा। उसके बाद जो भी आपके पास लाइफ स्टॉक होता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल ऑयल्स, ओर्स, गैसेस, जिसको हम लोग आमतौर पे NRV वैल्यू करते हैं, इन सब के लिए भी AS2 एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल सी बात करें, जितने भी आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो आप बनाते नहीं हो। देखो प्रोड्यूसर इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है, दैट मींस इन्वेंट्रीज जो नेचुरली ग्रो करती हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, आपको पता, लाइफ स्टॉक का ना ब्रीडिंग करते हैं, उनका काम होता है लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग करना। जैसे कोई गाय हो गई, भैंस हो गई, पीपल सेल हॉर्सेस, तो उनका काम होता है अस्तबल में, जैसे बहुत सारे घोड़े उन्होंने मेंटेन करके रखे होते हैं, तो उनका काम ही ये होता है। ठीक है, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए AS2 एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। तो सिंपल सी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर सारे हम बात करें प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री का, ठीक है। तो इस केस में याद रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो आपको यहां पर इसका टर्म याद कर लो, ए याद करेंगे, ऑल द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सो इसका CSFA बना लो फुल फॉर्म, मतलब चलो सारे फर्स्ट आए, चलो भी सारे फर्स्ट आए। तो भाई अपने पास एक फुल फॉर्म बना लो, हमने फर्स्ट आना है भाई, हम मोटिवेटेड है, हम फर्स्ट आएंगे, चलो सारे फर्स्ट आए। मतलब सी से क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एस से क्या हो गया, सर्विस प्रोवाइडर, एफ से क्या हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और ए से क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब अगर आप लोगों ने क्वेश्चन 1 नोट कर लिया है बेटा, फटाफट से मेंशन करें। अच्छा जवाब आ गया है, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन 1 नोट कर लिया, बेटा मैं आगे कर दूं कि बाकी बच्चे जवाब देंगे। अगर तो क्वेश्चन 1 सारा नोटेड है और आपको समझ में आ गया है, याद रखना नोट करने के साथ साथ समझना भी जरूरी है, तो वो भी उसका जवाब दीजिएगा। अगर आपने 1 डन लिख दिया, मैं समझूंगा आपको समझ में भी आ गया और आपने नोट भी कर लिया। ये समरी बच्चा, आपको इसकी वैल्यू पता लगेगी। मैं बच्चों को समरी क्यों देता हूं, मैं आपको बताता हूं। बच्चे बोलेंगे सर क्या जरूरत है समरी की हमें। भाई आप एक ही चीज को 2-2 बार लिखवा रहे हो, एक बार आप लिखवा रहे हो फिर आप नोट्स में दे रहे हो। भाई बेटा ये समरी की वैल्यू आपको कब पता लगेगी, आपको बताता हूं। मान लो कल आपका अकाउंट्स का एग्जाम है, अब आज रात हो गई है, कल सुबह एग्जाम है, आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। आप 2 घंटे में समरी पढ़ के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर सकते हो। 2 घंटे भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं आपको। तो ये समरी का एडवांटेज आपको तब पता लगेगा, अभी नहीं पता लगेगा। अब आप चाहते हो कि मैं 2 घंटे के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे रिवाइज कर लूं, तो बेटा आपको तब पता लगेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का समरी का वैल्यू क्या है। देन यू विल कम टू नो कि सर इसकी वैल्यू क्या है, राइट। तो ये तभी आपको सर एक्चुअली इसका एडवांटेज पता लगेगा जो अभी हमने मेहनत करी है लिखने में। चलिए फाइन, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सेकंड क्वेश्चन, अब यहां पर भाई इन्वेंट्री क्या है, हमने बात तो कर ली कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्री है क्या, इन्वेंट्री का फंडा क्या है, आपको पहले ये समझना है। देखिए इन्वेंट्री बेसिकली क्या होती है, इन्वेंट्री वो एसेट्स हैं जिसको हम लोग अपने पास बिजनेस में नॉर्मली सेल के लिए रखते हैं। जैसे हम बात करते हैं फिनिश गुड्स, तो इन्वेंट्री बेसिकली क्या है बच्चा,
इन्वेंट्री वो एसेट्स हैं जो हम लोग अपने पास बिजनेस में नॉर्मली सेल के लिए रखते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इन्वेंट्री आपके पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल जो अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में देखो, एक तो जो गुड्स कंप्लीट है वो इन्वेंट्री है जिसको हम कहते हैं फिनिश गुड्स। एक जो गुड्स आपके लाइक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है जिसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। या मान लीजिए इन्वेंट्री क्या है? जो आपने मटेरियल या सप्लाईज आपने कंज्यूम्ड करनी है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, कहने का मतलब रॉ मटेरियल। सो इन्वेंट्री का सिंपल सा डेफिनेशन अगर हम यहाँ पर क्लियर करें, दैट इज फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल। ये बात याद रखिएगा। सो ये हमारे पास इन्वेंट्री आती है। सो इन्वेंट्री हमारे पास तीन चीजें कंबाइन करती है, वो गुड जो हमने बना लिए, वो गुड जो हम बना रहे हैं, और वो गुड जिससे हमने सामान बनाना है। समझ गए? बना लिए, बना रहे हैं, और जिससे हमने बनाना है। ऐसे लर्न कर जाएंगे आप बहुत इजीली, याद रखिएगा। बना लिए फिनिश गुड्स, बना रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस, बनाना है रॉ मटेरियल। तो ये आपके पास क्या आ गया? डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। तो याद रखेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जितने भी मशीनरी के स्पेयर्स होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं मशीनरी के, which are specific to a particular item of fixed asset should be capitalized with AS10। कहने का मतलब, for example you have some machineries, what you have done, आपने क्या करा, उस मशीनरी के कुछ स्पेयर पार्ट्स अपने पास एज अ स्टॉक संभाल के रख लिए कि कल को बेटा कोई स्पेयर पार्ट खराब होगा तो मैं फटाफट से उसको चेंज कर दूंगा। तो आपने क्या करा मेरे दोस्त? आपने इन्वेंट्री के तौर पे उसको रखा है, बट क्या वो एक्चुअली में इन्वेंट्री है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए आपके पास कोई मशीनरी है, मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स आपने 2-3 एक्स्ट्रा संभाल के रख लिए, दैट विल बी कैपिटलाइज अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। याद रखना, दैट विल बी कैपिटलाइज अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। सो बेटा ये बात दिमाग में रखिएगा, उसको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कैपिटलाइज करेंगे, उसको हम लोग कभी भी AS2 में नहीं दिखाते। ये बातें अपने जहन में बिठा लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए, जितने लोगों को इन्वेंट्री का मीनिंग क्लियर है बच्चा, जितने लोगों को इन्वेंट्री का मीनिंग क्लियर है, आप मुझे बताइए क्या सारे बच्चों को इन्वेंट्री का मीनिंग क्लियर है? फटाफट से बताइए। अगर तो आपको इन्वेंट्री का मीनिंग क्लियर है तो बेटा प्लीज फटाफट से वहां पर मेंशन करें, और अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो भी आप मेंशन करें दोस्त कि अपना इन्वेंट्री क्वेश्चन नंबर 2 डन। सो इन्वेंट्री के अंदर मशीनरी स्पेयर पार्ट्स नहीं आते, याद रखिएगा, वो आपके पास AS10 में चले जाएंगे। बेटा इफ यू आर राइटिंग इन्वेंट्री मीनिंग क्लियर ऑल्सो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने नोट कर लिया है, राइट? मैं ये एज्यूम कर लूंगा दोस्त कि आपने नोट कर लिया है। चलिए, दैट्स ग्रेट। सो आई थिंक सबने नोट कर लिया है, मैं आगे चल सकता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा स्लोली कराऊंगा, अच्छे तरीके से समझिएगा दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आता है इन्वेंट्री की कॉस्ट को लेकर। चलिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आई थिंक एवरीबडी हैज नोटेड, यस एवरीबडी हैज नोटेड, थैंक यू सो मच। अब आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। अब इसको समझना सारे बच्चे अच्छे तरीके से। सर, हम लोग इन्वेंट्री के अंदर उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या कैलकुलेट करना होता है? इन्वेंट्री की कॉस्ट। अब भाई कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है? कॉस्ट का इन्वेंट्री का डेफिनेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। कॉस्ट का इन्वेंट्री का डेफिनेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है बच्चा। सबसे पहले इन्वेंट्री में आता है दोस्त कॉस्ट ऑफ परचेज। याद रखिएगा, सबसे पहले क्या आता है? इन्वेंट्री में आता है कॉस्ट ऑफ परचेज। अब सारे बच्चे अच्छी तरीके से सुनना। सर व्हाट इज कॉस्ट ऑफ परचेज? भाई मेरे इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब हो गया तुमने जो परचेज प्राइस खरीदा, पैसा जो तुमने इन्वेंट्री का दिया, ठीक है, आ गया जी। मैंने पूरा फॉर्मूला ही बना दिया आपके लिए ताकि आपको थ्योरी रटाना मारनी पड़े। और दोस्त अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है ना, बाय चांस थ्योरी का आ सकता है कि इन्वेंट्री के कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है, आप इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो।
जो मैंने लिखा है एज इट इज आप लिख सकते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस, याद रखिएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, याद रखना, इसके साथ एक लाइन लिखी है विच आर नॉट सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल। कहने का मतलब कल को तुम सपोज कोई ड्यूटी पे कर रहे हो और तुम्हें वो ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाती, जैसे एक स्पोर्ट्स में होता है, तुमने ड्यूटी पे कर दी और तुम्हें वहां से उसका रिकवरी आ रहा है, तुम्हारा वो ड्यूटी क्या है, तुम्हारा रिकवर हो रहा है। तो बच्चा याद रखिएगा, इफ योर ड्यूटी इज रिकवर्ड दैट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ योर इन्वेंट्री। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर आपकी ड्यूटी रिकवर हो जाती है तो आपका वो इन्वेंट्री का कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है। तो दोस्त मेरे याद रखना, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो भी आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं वो सारे के सारे आपके इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर करा हो, जैसा आपको पता है कोई भी हमारा फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, इन्वेंट्री को इधर उधर पहुंचाने के लिए या एक्वायर करने के लिए हमने खर्चे करे हैं, याद रखेंगे। अब मैं आपको एक फंडा बताता हूं। अगर आप बचपन में चलो, ये ना बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बच्चे इतनी छोटी सी बात को कभी समझते नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आपको बता देता हूं, अगर हम लोग +1 में चले, बेसिक में चले, चलो आप बेसिक चलते हैं, सर इतने साल पुरानी बात है, इस बच्चा आपको सिखाया जाता था बेटा जब जर्नल एंट्री पास करते हो ना, तो अगर तुमने गुड्स परचेज करे उसको अलग से ट्रीट करो, और अगर तुमने कैरेज इनका करा है या गुड्स को खरीदा सपोज कर लो, उस पे कैरेज पे करा, तो तुम कैरेज की एंट्री अलग से करोगे। तो नॉर्मली आपको क्या सिखाते थे, परचेज अकाउंट, कैरेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, राइट। बट अब यहां पर आपको क्या बोला जाता है कि दैट कैरेज इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, अगर यही आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करो तो फिक्स्ड एसेट इज के अंदर जो आपने कैरेज का खर्चा करा हो या कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा करा हो वो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, दैट इज एग्रीड। बट इन्वेंट्री में नॉर्मली बेसिक जब हम करते हैं +1 का मैं बात कर रहा हूं, उसमें ऐसा नहीं कराते। बट एक्चुअली में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि यस दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर ये डिफरेंस क्यों आता है हमें +1 में, बिकॉज ये बच्चे मुझसे लड़ते हैं, सर +1 में मैं सिखाया था कि परचेज में कैरेज ऐड नहीं करना। अब आप कह रहे हो कि जो आपने गुड्स किए हैं उसके अंदर ऐड कर लो। बेटा मैं आपको बताता हूं, परचेज का मतलब होता है, व्हेन वी से परचेज, परचेज मींस ओनली कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स which does not include any acquisition expenses. But when we are talking about cost of total inventories, that should include all those expenses which are incurred in the acquisition of inventory, and those expenses should be direct expenses. That is why we include direct expenses in trading account. Only because of this reason. थोड़ा deep logic है इसका, थोड़ा deep logic है, इसके अंदर जाना चाहिए हम लोग को। अभी क्या मैं आपको बोल के निकल जाता सर डायरेक्ट एक्सपेंस खाली है उसको ऐड कर लो, बच्चा बोलता हाँ ठीक है खुश है, बट बेटा थोड़ा सा डीप चलो, बिकॉज अब हम एडवांस लेवल पर है, हम यहाँ पर कोई बच्चों के लेवल पे नहीं बैठे, हम सीए इंटर के लेवल पर है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज ऐड करी तो क्यों करी, बिकॉज अकाउंट्स में लॉजिक इज योर मैजिक। ये बात याद रखिएगा दोस्त, अकाउंट्स में लॉजिक इज योर मैजिक, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो लॉजिक है तो मैजिक है, ये बात याद रखिएगा। सो इसी फंडे के अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस हम ऐड करते हैं, और इसके अंदर जितने भी ट्रेड डिस्काउंट, देखो ट्रेड डिस्काउंट आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट कम कर देता है, आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट कम करता है। यस सर, ट्रेड डिस्काउंट इन्वेंट्री की कॉस्ट कम करता है, मैं मानता हूं ट्रेड डिस्काउंट इन्वेंट्री की कॉस्ट कम कर देता है। रिबेट्स आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट कम कर देता है। ड्यूटी ड्रॉबैक इन्वेंट्री की कॉस्ट कम कर देता है। सब्सिडीज इन्वेंट्री की कॉस्ट कम कर देता है। तो इन सब चीजों को हम लोग यहां पर एक्सक्लूड करते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा बच्चा। तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूं कि जितने भी आपके ये सारी चीजें ये इन्वेंट्री की कॉस्ट से आप लोग माइनस कर देते हो, क्योंकि दीज थिंग्स एक्चुअली रिड्यूसेस माय कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या कि जब आप टोटल करोगे तो उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। अगर आपने इसमें इंक्लूड करी होगी तो इसको माइनस कर देना। अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड नहीं करा हुआ तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है बचपन से सीखते आ रहे हैं,
बेटा 1 लाख के गुड्स खरीदे 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो आप उसको 80% पे वैल्यू करते थे। ये हम छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं इस चीज को, कि अगर 1 लाख के गुड्स अगर सपोज कर लो मैंने 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदे, तो हम उसको वैल्यू ही 80,000 पे करते थे। तो एक्सक्लूड करने का मेरा मतलब ये हो गया कि इन चीजों को निकाल दो, राइट। फिर हम बात करते हैं बच्चा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है? जितने भी डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, ये सारे के सारे। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन? नाउ यू टेल मी वेरी क्लियरली व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करना और वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। याद रखना बच्चा, मटेरियल को हमने जब वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करना है और वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है? ये भी इन्वेंट्री का पार्ट होता है, लाइक लेबर के खर्चे, एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, सारे के सारे, सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क। कई बार आप काम खुद नहीं करते हो, आप आगे किसी और से करवाते हो। याद रखना, कई बार आप काम खुद नहीं करते हो, आप आगे किसी से करवाते हो, उसे कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टेड कॉस्ट। जितने भी आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ठीक है, तो ये सारे खर्चे अल्टीमेटली आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का पार्ट माना जाता है, राइट। दीज ऑल एक्सपेंसेस आर टेकन एज योर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सो ये बात याद रखिएगा बेटा। उसके बाद इन्वेंट्री की कॉस्ट में एक चीज और आती है विच इज कॉल्ड एज अदर कॉस्ट, विच इज कॉल्ड एज अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट का कहने का मतलब हो गया इन्वेंट्री को, याद रखना, एक कंडीशन और लोकेशन पे लाने का खर्चा। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्वेंट्री बना ली, बट मान लीजिए एक कस्टमर आपके पास आया, बोलता है सर इसको ऐसे स्पेसिफिक डिजाइन करके दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर, आप क्या कर रहे हैं, आप सपोज टीवी मैन्युफैक्चरर है, एक कस्टमर आया, नहीं जी हम चाहते हैं हम एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करेंगे, टीवी के नीचे हमारा नाम वहां पर एम्बोर्स होना चाहिए। आते ऐसे बहुत सारे वैरायटी। आपने बाइक ली, बाइक सपोज आप ले रहे हो, कहते नहीं जी हम चाहते हैं बाइक में हमारा नाम एम्बोर्स होना चाहिए, सो यू हैव सम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर फॉर दैट। सो एनी सॉर्ट ऑफ कॉस्ट विच इज एक्चुअली incurred to bring the inventory to present location and condition। जैसे कई बार हम ब्रांडिंग के ऊपर खर्चा करते हैं, अपनी ही सपोज कर लो प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग में, डिजाइनिंग में खर्चा करते हैं, राइट। कभी कुछ लिमिटेड एडिशन चीजें आती हैं जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक डिजाइन होता है, तो ये सारी चीजें इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाती है। तो बच्चा अगर तो आप लोगों को क्वेश्चन 3 सारा क्लियर है और अगर आपने क्वेश्चन 3 सारा नोट कर लिया, तो याद रखेंगे क्वेश्चन 3 में 3 चीजें, क्या क्या? कॉस्ट ऑफ परचेस, राइट, परचेस, कन्वर्जन। आप देखेंगे इस तरीके से, ये देखिए परचेस, कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। तो याद रखेंगे पीसीओ, याद कर लो। पीसीओ पता आप लोग को, पब्लिक कॉल ऑफिस या कुछ भी बना लीजिए। सो पब्लिक कॉल ऑफिस मतलब क्या हो गया भाई, परचेस की कॉस्ट आती, कन्वर्जन कॉस्ट आती है और अदर कॉस्ट आती है। तो आगे से मैं पीसीओ बोलूंगा तो समझ जाना भाई। बेटा 3 डन का मतलब ये होगा कि आपने 3 नोट भी कर लिए, याद रखना। अगर आप लोगों ने 3 डन वहां पे टाइप कर दिया, इसका मतलब मैं मानूंगा कि आपने 3 नोट भी कर लिया दोस्त। ओके, दैट्स ग्रेट। आगे देखिए, व्हाट आर द आइटम्स दैट आर टू बी एक्सक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एज पर AS 27। नाउ ये AS 27 नहीं है भाई, ये AS 2 के साथ क्वेश्चन मार्क है, इसको ठीक कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेरे दोस्त ने मिसप्रिंट कर दिया यहाँ पर, हमारे टाइपिस्ट थोड़ा सा, AS 27 नहीं है, AS 2 के साथ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है, माफ कर दीजिएगा बेचारे को। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है भाई, कॉस्ट निकालते वक्त, कॉस्ट निकालते वक्त आपने कौन कौन सी AS 2 के अंदर आइटम्स को एक्सक्लूड करना है। याद रखिएगा, कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त आपने AS 2 के अंदर
कौन कौन सी आइटम्स को एक्सक्लूड करना है। ओके, सो सबसे पहले भाई जब आप कॉस्ट निकालते हो, देखो हमारे पास AS2 का एक पैरा 13 है। मैंने स्पेसिफिकली इसको मेंशन करा बिकॉज आपको इसी पैरा की मैंने लैंग्वेज उठाई है। वो क्या, वो कहता है दोस्त कि अगर सपोज कर लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, मेरी बात को समझिएगा मेरे भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, उस केस के अंदर हम लोग कॉस्ट की डेफिनेशन में सबसे पहले हम लोग अबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते। तो ये बात याद रखना दोस्त, सबसे पहले क्या नहीं करते, अबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब सिंपल सी भाषा में बात करें तो एनी सॉर्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस इज नॉट टेकन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अबनॉर्मल लॉस मतलब फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए आपका लेबर जो है वो आइडल बैठा हुआ है, उसकी कॉस्ट लग रही है, आप उसको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, आपके सपोज कर लो गोडाउन में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, उसका नुकसान आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो याद रखना अबनॉर्मल बेसिकली मतलब हो गया एक ऐसा नुकसान जो आप चाहते तो अवॉइड कर सकते थे, which was avoidable by your extra efforts, but वो नुकसान हुआ। अब वो जो नुकसान हो गया तुम उस नुकसान को भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर दोगे? नहीं भाई, तुम नहीं कर सकते हो। उस नुकसान को तुम इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखिएगा। लेबर तुम्हारी फालतू बैठी हुई है, तुम्हें उसकी कॉस्ट पड़ी, तुम्हारी गलती है, उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैसे इंक्लूड कर लोगे? कल को बेटा थेफ्ट हो गया, गोडाउन में फायर लग गई, कुछ भी हो सकता है। ऐसे नुकसान जो होते हैं ये अबनॉर्मल लॉस होते हैं। तो सिंपल सी भाषा में बात करें तो अबनॉर्मल लॉस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये बात याद रखिएगा। सो यहां से आपने याद रखना है पॉइंट ए। ओके, देन वी हैव स्टोरेज कॉस्ट। याद रखना, देखो आपके पास क्या होता है, पहले मेरी बात समझिएगा। स्टोरेज कॉस्ट कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी स्टोरेज कॉस्ट होती है विच इज नेसेसरी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझिएगा प्लीज। मान लो आपने इन्वेंट्री बना ली और आपने उसको भी स्टोर करा है सिर्फ सिंपली ताकि इसको बाद में सेल करो, ये हो गई नॉर्मल स्टोरेज कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट है? ये नॉर्मल स्टोरेज कॉस्ट है। दिस इज योर नॉर्मल स्टोरेज कॉस्ट, ये बात याद रखना। जो नॉर्मल स्टोरेज कॉस्ट होती है वो इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, जो नॉर्मल स्टोरेज कॉस्ट होती है वो इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं की जाती। राइट? अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं बच्चा, याद रखना, अगर हम बात कर रहे हैं वहां पर आपके पास एक ऐसी स्टोरेज कॉस्ट की जो जरूरी थी, जरूरी मतलब क्या थी मैं आपको बताता हूं। देयर आर सर्टेन स्टोरेज कॉस्ट विच वॉज नेसेसरी ताकि आप प्रोडक्शन को आगे कर सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोडक्शन जो है सपोज कर लो एक ऐसी आइटम का है जिसको पहले बनाया, स्टोर करा, फिर आगे उस पर फर्दर काम किया। अब ये क्या था, ये स्टोरेज जो कॉस्ट थी ये विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस है। सो एनी स्टोरेज कॉस्ट विच इज विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो सिंपल सी बात करें, स्टोरेज कॉस्ट जो नॉर्मल होती है उसको इंक्लूड नहीं करना, बट स्टोरेज कॉस्ट विच इज विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे सपोज आपने कोई रॉ मटेरियल थे, आपने पहले उसको थोड़ा सा कुछ उस पर काम करा, आपने उस पर काम करा, फिर आपने उसको स्टोर करा, फिर आपने उसको लाइक आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है हम आयरन का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो पहले आप आयरन का कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें होता क्या है, पहले आपने एक आयरन को रॉ मटेरियल के तौर पे लिया, फिर आप उसको मेल्ट करते हो, जैसे मर्जी कर रहे हो, फिर आप क्या करते हो, उसको कूल डाउन करते हो। सो कूलिंग में कई बार क्या होता है, आयरन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कूलिंग के लिए उसको एक जगह स्टोर किया जाता है, स्टोर किया, फिर उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस काम करना शुरू करा। तो अब अल्टीमेटली क्या हो गया, ये जो प्रोडक्ट बना है ये स्टोरेज कॉस्ट हुई है विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस अगर कोई स्टोरेज कॉस्ट होती है दैट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बट अगर इट इज बियॉन्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस, वंस द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, उसके बाद आप स्टोरेज कर रहे हो, मेरी बात समझिएगा, वंस द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, उसके बाद अगर आप स्टोरेज कर रहे हो, सो दैट स्टोरेज कॉस्ट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। I hope this is clear.
ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं। अब याद करेंगे ए, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं, तो ये बात याद रखना बच्चा, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं उसको हम लोगों ने कभी भी इंक्लूड नहीं करना। याद रखना, कभी भी इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर ऑफिस ओवरहेड्स। और जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है तो आपने याद करना है AS, ये तो आप ऐसे याद कर लोगे एज। तो एज को आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। एज को आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट में, पहला एक इसका था अबनॉर्मल लॉस, सेकंड एस किसका है बेटा, आपके पास स्टोरेज कॉस्ट। बस स्टोरेज कॉस्ट में थोड़ा सा तमीज से रहिएगा, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के विद इन होती है उसको करना है। फिर ए अगला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एस क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इन सब को छोड़ के बाकी हमारी सारी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होता है, राइट। तो पहले हम लोगों ने ये क्लैरिफाई कर लिया कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या आता है और क्या नहीं आता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन 4 अगर डन है तो प्लीज मेंशन करें कि क्वेश्चन 4 डन। जल्दी से बताएं बच्चा कि क्वेश्चन 4 इज डन। चलिए, दैट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्स गाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 4 इज डन। Okay guys, now after doing question 4, I'm sorry, let's come back to question number 5. अब पहला सवाल आपका क्या दिक्कत आता है भाई क्वेश्चन 5 को लेकर, कि आपने सबसे पहले याद रखिएगा बच्चा, आपने वहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है, अंडरस्टैंड करिएगा। देखिए, आपके पास सबसे पहला फंडा, जब आप इन्वेंट्री करोगे, जब आप कोई प्रोडक्शन करोगे तो आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, राइट। आप जब कोई कॉस्ट इनकर करोगे, आप जब खर्चे करोगे, तो वो खर्चे को हम लोगों ने किस तरीके से ट्रीट करना है, याद रखना। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज ट्रीटेड बाय 2 मेथड्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर कौन कौन से 2 मेथड, एक होता है बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक होता है रिटेल कॉस्ट मेथड। याद रखना, one is standard cost, one is retail cost. Now you will say, sir, what is standard cost? Wait for the details. याद रखना, अभी तो मैं करा रहा हूं समरी, अभी मैं क्या करा रहा हूं आपको समरी, बट आपको डिटेल्स के लिए वेट करना है, तो वेट फॉर द डिटेल्स। याद रखिएगा, एक होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक होगा रिटेल कॉस्ट। सो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो मेथड क्या है, रिटेल कॉस्ट मेथड क्या है, चिंता मत करिएगा, इसके प्रॉपर प्रैक्टिकल्स अभी आगे आएंगे। सो आपने भी सिर्फ इन मेथड के नाम लिखने हैं। क्या, एक हमारे पास है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड, एक होता है रिटेल कॉस्ट मेथड। तो याद रखिएगा, जस्ट हैव टू राइट द नेम्स, जस्ट हैव टू राइट द नेम्स, याद रखिएगा, राइट। सो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं आपको बेसिकली लेकर आ रहा हूं आपके पास क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 क्या है, आपको बताना है कॉस्ट फॉर्मूले टू बी यूज्ड एज पर AS2। अब देखिए, हमारे पास क्या फंडा होता है, हम लोगों के पास जब हम वैल्यूएशन करते हैं इन्वेंट्री की, दुनिया भर के आपको पता है मेथड हमने वहां पर सीखे होते हैं। स्पेसिफिकली कॉस्टिंग में एक चैप्टर होता है मटेरियल्स, हम उसमें सीखते हैं फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, कई सारे मेथड होते हैं। बट क्या हम सारे लगाते हैं अकाउंट्स में? नहीं, अकाउंट्स में ज्यादातर याद रखना 2 मेथड एप्लीकेबल होते हैं, एक होता है वेटेड और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। ज्यादातर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्हीं 2 मेथड को प्रेफर करता है। सो याद रखेंगे, अगर तो आपके पास आइटम्स जो हैं जो इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है, मतलब उसको हम कहते हैं भाई हम उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो उसको हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर व्हाट इज नॉट इंटरचेंजेबल? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लो मैं गया
मैंने कहा भाई मेरे को ना एक बैट खरीदना है, क्रिकेट बैट खरीदना है, ठीक है। अब मैं गया वहां पर क्रिकेट बैट लेने के लिए। अब सपोज मैं दुकानदार के पास चला गया, मैंने बैट बूट अच्छी तरह देख लिया। आपको पता है जिसको क्रिकेट खेलना आता है ना, उसको बैट की बड़ी नॉलेज होती है। उसने स्ट्रोक स्ट्रोक सारी टेस्ट कर ली। मैंने क्या करा, मैंने जाकर उस बैट को पूछा भाई कितने का, बोलता है सर बैट 10,000 रुपए का। मैंने कहा भाई इतने पैसे तो मैं लेकर नहीं आया, पर आप 2 दिन ठहरो, मैं पैसों का अरेंजमेंट करता हूँ। आप 2 दिन ठहरो, मैं पैसों का अरेंजमेंट करता हूँ, मैं अभी आपके लिए या आपसे आके बैट ले जाऊंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने फटाफट से जाके बैट पे साइन कर दिए। मैंने कहा सर ये आपको एडवांस दे रहा हूँ 1,000 रुपया, ये बैट पे आपके मैं साइन कर रहा हूँ। अब ये बैट जो है आपने किसी और को नहीं देना, मैं आपसे यही वाला बैट लेके जाऊंगा। कल को आप मुझे बोलोगे कि इसके जैसा एक और बैट दे दूंगा, नहीं, दैट इज कॉल्ड एज नॉट इंटरचेंजेबल। तो याद रखना, जैसे आप कई बार दुकानों में जाते हो, हमें यही वाला पीस चाहिए, हम इसमें मार्किंग कर जाते हैं, हमें यही वाला पीस चाहिए, ये हमारे लिए सेपरेट रख दो, हम आपको अभी थोड़े पैसे एडवांस दे जाते हैं, बाकी पैसे आपको हम बाद में दे देंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। सो उस केस में वी हैव स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड दैट इन्वेंट्री। सो देयर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज होता है, जिसमें इन्वेंट्री को हम नॉर्मली इंटरचेंज नहीं करते हैं। याद रखना, जिसमें हम इन्वेंट्री को नॉर्मली इंटरचेंज नहीं करते हैं। व्हाई? बिकॉज दैट इज स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, राइट। फिर बाकी जो दूसरी जिसमें हम इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वेंट टू अ क्लोथ शॉप। अब अपने दुकानदार को बोला भाई आपको एक टी शर्ट चाहिए ब्लू कलर की मीडियम साइज। अब उसके पास हो सकता है वो सेम पीस जो है वो 10-12 और पड़े होंगे। तो आपको अगर मीडियम साइज की एक नॉर्मल टी शर्ट चाहिए ब्लू कलर की, तो आप दुकानदार को बोलोगे भाई ये रखो। अब कल को आप उससे 2 दिन बाद भी परचेज करने जाओगे तो आपको वो सेम टी शर्ट थोड़ी देगा, वो तो उसके जैसी ही टी शर्ट आपको दे देगा। तो कहने का मतलब दीज आर इंटरचेंजेबल। पहले में क्या था, नॉट इंटरचेंजेबल, अदर में क्या है, इंटरचेंजेबल। तो अगर तो इंटरचेंजेबल आइटम्स होती हैं, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज फीफो और वेटेड एवरेज। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर हम लोग सपोज अदर आइटम्स विच आर इंटरचेंजेबल, उसमें हम क्या लगाते हैं, फीफो या वेटेड एवरेज। अगर हमारी आइटम्स इंटरचेंजेबल नहीं है, हम उसमें क्या यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब एक सवाल उठता है, सर ऐसी कौन सी इन्वेंट्रीज होती हैं विच आर एक्चुअली इंटरचेंजेबल। देखो एक सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, नॉर्मली ऑल इन्वेंट्रीज आर इंटरचेंजेबल। नॉर्मली हम बात करें तो, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर इन्वेंट्रीज ऐसी होती हैं जो आप उसको एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब सपोज कर लीजिए यू वेंट टू परचेज अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फोन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्रांड लेने गए फोन, सपोज आप कहते हो मुझे एप्पल का फोन चाहिए, कोई भी एक XYZ मॉडल। अब उस दुकानदार के पास मान लीजिए वहां पर उस मॉडल का एक ही फोन पड़ा हुआ है, आपने उसको बोला इसको रिप्लेस मत करना, इसका मैं एडवांस आपको दे जाता हूं। तो अब वहां पर वो क्या हो गया, नॉट इंटरचेंजेबल। सो दैट मींस वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर दिया गया कि मुझे यही वाला फोन चाहिए, इस पे मैं अपना निशान छोड़ के जा रहा हूं, इसको किसी और को मत बेचना। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज नॉट इंटरचेंजेबल। पर अगर सपोज कर लो दुकानदार बोलता है मेरे पास ऐसे बहुत पीस है, आप टेंशन मत लो, आप जब मर्जी आके चेंज कर लेना, तो ऐसी इन्वेंट्रीज इंटरचेंजेबल होती हैं, ये नहीं तो कोई और सही। तो जब आप एक जैसी बहुत सिमिलर इन्वेंट्रीज बनाते हो तो दैट इज इंटरचेंजेबल। बट जब आप कुछ यूनिक आइटम्स बनाते हो जिसको एक ही बनाया जाता है और उसको दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं नॉट इंटरचेंजेबल। तो नॉट इंटरचेंजेबल के केस में हम लोग लगाते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड, और जो आपकी इंटरचेंजेबल आइटम्स होती हैं उनमें नॉर्मली लगाया जाता है फीफो या वेटेड एवरेज मेथड। सो ये बात याद रखिएगा बच्चा, ठीक है। सो यू शुड एक्चुअली नो, मैं आपको ये इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, हमें एक्चुअली में पता होना चाहिए कौन सी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है और कौन सी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है। वी शुड नो दिस, राइट, वी शुड एक्चुअली नो दिस। तो ये बहुत जरूरी होता है कि कौन सी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है और कौन सी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है। वी शुड एक्चुअली नो दिस। ओके, सो बताइए इफ क्वेश्चन 6 इज डन, सो आप सारे बच्चे बता दो बेटा क्वेश्चन 6 क्लियर है।
प्लीज मेंशन अपना अपना सारा प्लीज मेंशन करें कि भाई क्वेश्चन 6 इज डन। सो भाई इंटरचेंजेबल और नॉट इंटरचेंजेबल जो है इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए दैट्स ग्रेट ऑन योर पार्ट। हमारे बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखिए, आपको एक रूल पता है जो कि बड़ा ही अपना अच्छा रूल है। वो रूल क्या है? आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हमेशा करनी होती है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे, राइट। हम शुरू से ये बात सीखते आ रहे हैं कि बच्चा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम हमेशा करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे। तो बोलता जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो हमेशा इसी बेस पे वैल्यू की जानी चाहिए, क्या? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे। अब यहां पर हमने ये शुरू से बात सीखी है, बट बच्चा एनआरवी क्या होता है? एनआरवी इज नेट रिलाइजेबल वैल्यू, एग्रीड। बट ये होता क्या है? दिस इज योर सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। दैट मीन्स कई बार आप कुछ ऐसा खर्चा करते हो जो आपने इन्वेंट्री को कंप्लीट करने के टाइम पे करना है। अब अगर आप यहां पर एक चीज नोटिस करोगे, आई एम यूजिंग द वर्ड एस्टिमेटेड एवरीवेयर। एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल्स। कहने का मतलब NRV is basically not the current cost, it is only the estimated cost. So NRV को तभी हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं, बिकॉज मार्केट प्राइस जो होता है हम लोग नॉर्मली एस्टिमेट करते हैं। याद रखना, NRV that is why it is also known as market price, because we use everything as estimated. For example, आपने एक इन्वेंट्री बना दी, आपको लगता है आप उसको मार्केट में बेचोगे तो सपोज कर लो आपको 2000 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको लगता है आपको 2000 मिल जाएगा, बट आपको जो उस इन्वेंट्री को बनाने का खर्चा पड़ा, छोटे मोटे कोई खर्चे सपोज कर लो कंप्लीशन के लिए पड़े, तो वो 200 रुपए थे। मान लीजिए इन्वेंट्री को सेल करने का कुछ खर्चा आपको मान लो कमीशन देनी पड़ी या ब्रोकरेज देनी पड़ी, तो आपके लिए जो एनआरवी रहेगा वो सारे ये खर्चे लेस करने के बाद रहेगा। अगर बच्चे याद करें तो ये डेफिनेशन जो है हमने फाउंडेशन में एक चैप्टर करा होता है कंसाइनमेंट, उसके टाइम पे भी हमने करी होती है। अगर आप याद करो, मैं कहता था भाई जो कंसाइनमेंट की कमीशन होती है उसको लेस कर दो। क्यों? बिकॉज वो सेलिंग एक्सपेंस होता है। जो कंसाइनी की कमीशन होती है उसको लेस कर दो। अगर आप चलो बचपन में फाउंडेशन के जमाने पे चलो तो आपको ये सिखाया जाता है बेटा जब आपको अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, एनआरवी कैलकुलेट करना है। एनआरवी क्या होता था? मार्केट प्राइस माइनस जो कमीशन आप पे करते हो। तो जो कमीशन आप पे करते हो वो होता क्या है बेटा? कमीशन इज एक्चुअली एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। याद रखना, इट इज व्हाट? इट इज एक्चुअली एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। सो ये बातें दिमाग में रखिएगा। तो एनआरवी बेसिकली क्या है? सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है और जो आपके नेसेसरी सेलिंग एक्सपेंसेस हैं उसको निकालने के बाद हमारे पास जो वैल्यूएशन आती है दैट इज कॉल्ड एज योर एनआरवी, राइट। सो दैट इज जस्ट योर नेट। तभी इसका वर्ड आता है नेट। नेट क्यों? खर्चे निकालकर। ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन 7 इज क्लियर। इफ क्वेश्चन 7 इज क्लियर सो आप लोगों ने फटाफट से क्वेश्चन 7 के आगे अपने इमोजी सेंड करने हैं। इफ क्वेश्चन 7 इज क्लियर, जल्दी से बच्चा, ये समरी जो है आपको बहुत यूजफुल और बहुत ही काम आएगी। फटाफट से अपने अपने सारे के सारे यहां पर मेंशन कर दें कि क्वेश्चन 7 इज क्लियर। चलिए दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट बच्चा। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन 8। अब समझिए, हम लोगों ने कंपैरिजन करना होता है कॉस्ट को एनआरवी के साथ। देखो आपके पास क्या फंडा होता है कि आप क्या करते हो? कॉस्ट को एनआरवी के साथ कंपैरिजन करते हो, राइट। अब जब आप कॉस्ट को एनआरवी के साथ कंपैरिजन करते हो ना, तो आपके पास इसको कंपैरिजन करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है आइटम बाय आइटम मेथड, याद रखना। एक होता है आइटम बाय आइटम मेथड। मेरा कहने का मतलब ये हो गया,
सपोज कर लो आपके पास इन्वेंट्री है ए बी सी, समझ लीजिएगा, सपोज कर लो आपके पास इन्वेंट्री है ए बी सी, आप क्या करते हो, हर एक की कॉस्ट और हर एक की एनआरवी आपस में कंपेयर करना शुरू कर देते हो। ठीक है, दोनों में से लेसर कौन सा, फॉर एग्जांपल आप कहते हो एनआरवी लेस है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो यहाँ पर कॉस्ट लेस है, फिर आप कहते हो सी इन्वेंट्री में एनआरवी लेस है, दैट मींस दिस इज कॉल्ड एज आइटम बाय आइटम मेथड। दैट मींस वी विल बी कंपेयरिंग each item with each cost and NRV. So I mean to say, if we have 3 items of inventory, suppose we have A, B, C करके 3 items हैं, तो हम हर एक item को compare करेंगे cost और NRV whichever is less को select करने के लिए। एक होता है ग्रुप मेथड। अब जो ग्रुप मेथड होता है, हम क्या करते हैं, कई बार इन्वेंट्रीज के ग्रुप बना लेते हैं, बट एक चीज याद रखना, ग्रुप मेथड का मतलब ये नहीं है कि आप सारी इन्वेंट्री को एग्रीगेट करके आप कंपैरिजन करोगे, नहीं, सारी इन्वेंट्री को एग्रीगेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए आपके पास स्टॉक है ए बी सी कैटेगरी का, और ये सारे के सारे हम इसको ग्रुप 1 में डाल देते हैं। देन यू हैव स्टॉक ऑफ एक्स वाई जेड कैटेगरी, आपने इसको ग्रुप 2 में डाल दिया। अब आप क्या करोगे, आप ग्रुप मेथड में 2 ग्रुप्स बना लोगे। ठीक है, तो पर अगर आप मुझे बोलोगे कि सर हम एक काम करते हैं, हम ए बी सी एक्स वाई जेड सबको कंबाइन करके एक ही साथ उसकी कॉस्ट और एनआरवी देख ले, दैट इज नॉट अलाउड। याद रखना, ग्रुप मेथड का मतलब होता है यू डिवाइड इनटू सेक्शंस, बैचेस। एक होता है इंडिविजुअल आइटम्स, वो होता है आइटम बाय आइटम मेथड, बट एक होता है ग्रुप मेथड व्हेन यू डिवाइड इनटू ग्रुप्स। आपने क्या अगर अपनी इन्वेंट्री को उनके सिमिलैरिटीज के हिसाब से अपने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। सपोज कर लो आपने ग्रुप 1 बना लिया ए बी सी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारी एक क्लास है, हमने क्लास में 2 ग्रुप्स बना दिए, एक बॉयज का एक गर्ल्स का। ठीक है, तो ये हम लोग आपस में एक 2 ग्रुप्स बना देते हैं, या मान लो हम कह देते हैं भाई एक ऐसे बच्चे जो लाइक अपना होमवर्क रेगुलर करते हैं और एक जो नहीं करते, कुछ भी हम ऐसे बैचेस या ग्रुप्स क्रिएट कर देते हैं। या सपोज कर लीजिए हमने कोई क्विज कंपटीशन करना, हमने 4 टीमें बना दी, तो ये क्या हो गया, सेम चीज हो गई, इन्वेंट्री को भी हम ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं जो हमने टीम्स के अंदर डिवाइड करना। बट अगर आप बोलोगे कि मैं सारी इन्वेंट्री को एग्रीगेट कर दूं, ए बी सी एक्स वाई जेड को मैं सारा इकट्ठा कर दूं और इकट्ठा करने के बाद मैं उसका फिर कॉस्ट और एनआरवी देखूं, दैट इज नॉट अलाउड। तो याद रखना, एग्रीगेट कंपैरिजन इज नॉट अलाउड। याद रखिएगा, आइटम बाय आइटम मेथड इज अलाउड, ग्रुपिंग इज अलाउड, यू कैन क्रिएट द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर इन्वेंट्रीज, आप ग्रुप्स बना सकते हो। बट अगर आप बोलोगे मैं एग्रीगेट टोटल करके कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज लेस करूं, दैट इज नॉट अलाउड। ये बात याद रखिएगा, राइट। सो अपना जब भी कंपैरिजन करना है बच्चा, तो ये बातें दिमाग में रख लेनी है। फटाफट से मुझे बच्चे बताएं कि क्या क्वेश्चन 8 क्लियर है। बताइए बच्चा, क्या क्वेश्चन 8 क्लियर है? मैं वेट कर रहा हूं, क्या क्वेश्चन 8 क्लियर है? चलो, दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। ठीक है भाई, मेरे ये समरी आप लोग बहुत एडवांटेजेस होगी, एक बार आप डिटेल पढ़ने के बाद फिर समरी पढ़ना, आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितना एडवांटेज है। नेक्स्ट, अब आपको बताना है भाई, हम लोग मटेरियल और बाकी सप्लाईज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर 2 के अंदर कैसे वैल्यू करते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है, इनकी वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। अगर तो फिनिश प्रोडक्ट जो है, ठीक है, उसको आप कहते हो कि ये बिक जाएगा, मतलब अबव द कॉस्ट या एट कॉस्ट, कहने का मतलब नुकसान नहीं होगा, जिसको कहते हैं ना लॉस इज नॉट देयर। अब मुझे पता होता है यार ये जो मेरा गुड्स है ना, इसमें लॉस नहीं होगा, तो मेरे को पता है कि मेरे ये वाले गुड्स बिक जाएंगे। सो याद रखना, इस केस में जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको सप्लाई किया जाता है, उसको जिसको वैल्यू किया जाता है हमेशा कॉस्ट पे, हमेशा कॉस्ट पे। देखो कई बार क्या होता है, मुझे पता है कि मेरा मटेरियल जो है, ठीक है, मेरा जो पर्टिकुलर सप्लाई मटेरियल जो है मुझे नुकसान नहीं देगा, तो अगर मुझे मालूम है, एस्टिमेशन मैं कर लेता हूं कि मेरे को इससे नुकसान नहीं होगा। याद रखना, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। सो अगर आप एस्टिमेट कर लेते हो तो आप उसको कॉस्ट पे ही वैल्यू करोगे, चाहे उसकी कॉस्ट थोड़ी सी आपको लगता है फ्यूचर में उसका प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज भी हो जाए,
तो भी कोई बात नहीं, अगर उसके प्राइस ऑफ मटेरियल में थोड़ा डिक्लाइन भी आ जाए तो भी आपको, अगर ये कंफर्म है, आई एम टॉकिंग अबाउट मटेरियल नॉट इन्वेंट्री, याद रखना, नॉट द टोटल इन्वेंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द मटेरियल, ठीक है, जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं। सो अगर आप सपोज कर लीजिए जो रॉ मटेरियल वाला पार्ट है, अगर आपको लगता है कि ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा, या आपका जो इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा इससे आपको फायदा ही होगा, तो इस केस में आप उसको कॉस्ट पे वैल्यू कर सकते हो, बेशक उसका प्राइस अगर फ्यूचर में कम भी हो जाता है। बट अगर आपको लगता है कि वो नुकसान देगा, ठीक है, लॉस इज देयर, याद रखना लॉस इज देयर, तो उस केस में आप मटेरियल को वैल्यू करते हो अपने पास एनआरवी पे, अगर प्राइस डिक्लाइन होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपको लगता है कि फिनिश प्रोडक्ट जो मेरा बन रहा है उस मटेरियल से मेरे को उसका नुकसान हो जाएगा, लॉस होने के चांसेस हैं, तो आप आम तौर पे उसको वैल्यू करोगे वही फंडे पे, वो क्या, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस के हिसाब से। सो इस केस में याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास उसको एनआरवी पे वैल्यू कर देते हैं अगर आपका प्राइस ऑफ मटेरियल डिक्लाइन करने के चांसेस होते हैं तो, राइट। अब देखो आमतौर पे इसीलिए प्रिंसिपल 2 ज्यादा फॉलो किया जाता है, बिकॉज आप जब गुड्स बनाते हो आप कभी भी ये एस्टिमेट नहीं कर सकते कि आपके गुड्स हमेशा प्रॉफिट पे बिकेंगे, राइट। इसीलिए आप देखोगे प्रिंसिपल 2 इज मोस्टली फॉलोड। अगर आपको श्योरिटी है कि मेरे गुड्स में नुकसान नहीं होगा तो बेशक आप उसको कॉस्ट पे दिखाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको एस्टिमेशन होता है कि गुड्स में प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है, नॉर्मली एक बंदा कभी भी लॉस नहीं होगा इसको श्योर नहीं करता, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये श्योर कर रहे हो कि मेरे भाई लॉस होगा ही नहीं, अगर आप ये मान के चलते हो कि मेरे को लॉस होगा ही नहीं, मेरे गुड्स बिक जाएंगे, मेरे गुड्स डिमांड में है, तो अल्टीमेटली आप चाहो तो अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट पे दिखा दो। बट कहते हैं अगर सपोज कर लो आपको लगता है कि लॉस हो सकता है तो फिर सेम प्रिंसिपल फॉलो करो, क्या, एनआरवी भी देखो, अगर एनआरवी कम है तो उस केस में आप उसको एनआरवी पे दिखाओ, ठीक है। एक लैंग्वेज पढ़िएगा, इन सच सर्कमस्टांसेस the replacement cost of material may be the best available measure of the realizable value. So what is the replacement cost? कहने का मतलब कल को अगर मैं मटेरियल को उसको बाहर बेचूं या उसके बदले नया मटेरियल खरीदूं, ठीक है, तो मेरे को कितना अमाउंट में नया मटेरियल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जैसे सपोज कर लीजिए एनआरवी क्या होती है, मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब अगर सपोज कर लो मैं ये नया मटेरियल अगर बाजार से आज खरीदने जाऊं तो मेरे को कितने का मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, राइट। सो एक चीज दिमाग में रखना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होता है वो बेस्ट अवेलेबल मेजर होता है आमतौर पे एनआरवी का, क्योंकि आप जब भी गुड्स बनाते हो अगर आप ये प्रिजम्पशन लेके बैठे हो कि आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, बच्चा या प्रिजम्पशन इज रॉन्ग। सो तभी आप देखोगे ज्यादातर हम लोग यहाँ पर केस 2 फॉलो करते हैं, बिकॉज अगर तो प्रॉफिट है तो लॉस होगा, अगर दिन है तो रात भी होगी, अगर आपके पास रोशनी है तो अंधेरा भी होगा। सो दैट मीन्स वी टेक द बिजनेस इन सच अ वे कि अगर हमारे पास प्रॉफिट है मेरे भाई तो लॉस भी होगा, तो आप ये अगर ये मान के चलोगे प्रॉफिट है मुझे लॉस नहीं होगा तो अपने कॉस्ट पे दिखाते रहो। पर अगर तुम कहते हो लॉस होगा तो भाई तुम फिर वही वैल्यूएशन है कि तुम्हारी इन्वेंट्री जो है वो कम भी हो सकती है। इसीलिए कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, बिकॉज अगर आप अपनी बुक्स में इन्वेंट्री को हायर कॉस्ट पे दिखाते जाओगे तो आप गलत कर रहे हो, आपकी बाय द टाइम इन्वेंट्री की जो मार्केट प्राइस होती है वो कम हो जाती है, जो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है, याद रखिएगा। सो दिस हैपेंस, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी से दैट कि माय इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, राइट। सो बच्चा अगर तो मेरे सारे प्यारे बच्चों को क्वेश्चन 9 पूरा समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्वेश्चन 9 जो है अपना फटाफट से लिखें और लिखें डन, और ये लास्ट जो है ये अगले पेज पर आ रहा है इसको नोट कर लें। अगर सारे बच्चे कह रहे सर क्वेश्चन 9 पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट।
अब आता है दोस्त क्वेश्चन 10। अब क्वेश्चन 10 पे हम लोग आएंगे। आपको बताना है क्वेश्चन 10 क्या है। स्टेट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अब मेरे भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो आपको क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करने को बोलता है। बड़ी सिंपल सी बात है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पहले बोलता है, देख भाई अपनी जो तू इन्वेंट्री को लेकर पॉलिसी, ये किससे रिलेट करता है, AS1 से रिलेटेड करता है। बोलता है भाई जो तेरी इन्वेंट्री को लेकर पॉलिसी है ना तेरी, सब डिस्क्लोज कर। मतलब तू वहां पर क्या करेगा, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेगा, इन्वेंट्री के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, ये सारी बातें जो आपकी आती हैं आपको डिस्क्लोज करनी होती है। ठीक है। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू इन्वेंट्री, यस हमें डिस्क्लोज करना है। You have to disclose the cost formula. Yes, you have to disclose the total carrying amount. That means you have to act. Disclosure में क्या आता है, act. Act मतलब ACT. You have to act and disclose. आपको फटाफट से एक्शन लेना है, that is called as act. मतलब आपको याद रखना, आपको 3 चीजें डिस्क्लोज करनी है। क्या क्या डिस्क्लोज करना है, एक्ट आपने करना है, आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है। यस सर, वी हैव टू डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी। नंबर 2, कौन सा कॉस्ट फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, आपने उसको डिस्क्लोज करना है। फिर नंबर 3, आपकी इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट क्या है। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस है या NRV है आज की डेट में। अगर मार्केट प्राइस में कुछ डिक्लाइन आया है, आप उसको NRV पे दिखा रहे हो, तो उसकी आपकी कैरिंग अमाउंट क्या है, उसमें डिक्लाइन कितना आया है, दैट हैज टू बी शोन, राइट। बिकॉज कैरिंग अमाउंट याद रखना, जहां पे भी कैरिंग अमाउंट वर्ड आ गया, दैट मीन्स आफ्टर शोइंग ऑल डिक्लाइंस, after showing all declines. That is why we value inventory at cost or NRV, whichever is less. याद रखेंगे। ओके, जवाब एक क्वेश्चन आया बड़ी देर के बाद, कहता है सर इफ सेलिंग प्राइस ऑफ मटेरियल इज 100 एंड कॉस्ट इज 95, देयर SP ऑफ मटेरियल डिक्लाइन टू 96, देन वी शुड शो 95। यस बच्चा, सी आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट SP, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन SP एंड MP। पहले आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं ना सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, ये फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो कि आपकी इन्वेंट्री की मार्केट वैल्यू 100 रुपए है, ये क्या होती है, मार्केट प्राइस एस्टिमेटेड होती है। अब याद करो NRV में मैंने हर टर्म में एस्टिमेटेड वर्ड यूज करा था। सेलिंग प्राइस भी आपकी उसमें एस्टिमेटेड होती है। पर अगर सपोज कर लो आपकी एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है इन्वेंट्री की वो 85 है, तो वी आर नॉट कंसर्निंग अबाउट एक्चुअल सेलिंग प्राइस, we only concerned about your estimated selling price. So याद रखना आपका जो SP होता है वो होता है actual selling price, और जब हम टर्म यूज करते हैं estimated SP, that means estimated selling price, that is your market price. So ये बातें याद रखिएगा। जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उसको इससे रिलेट मत करना, क्योंकि आपने इन्वेंट्री कितने की बेची, वो आप इन्वेंट्री कम ज्यादा जैसे मर्जी बेच सकते हो, वो आपका स्टॉक है, आपकी मर्जी है। बट जब आप उसको बुक्स में दिखाने के लिए उसके मार्केट प्राइस की एस्टिमेशन करते हो, वो NRV होती है। सो NRV और सेलिंग प्राइस को रिलेट नहीं करना। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, NRV और एक्चुअल सेलिंग प्राइस को रिलेट नहीं करना, क्योंकि जो NRV होता है वो होता है सारा एस्टिमेशन, और actual selling price, that means the price at which goods are actually sold. So there's a difference between the two. I hope you got my answer. Yes बच्चा, प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट आपका SP से कैलकुलेट होगा। हम लोग NRV से कभी प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि NRV एस्टिमेशन है। याद रखना, आपको दिमाग में रखेंगे, हम लोग वहां पर SP से उसको प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। हम कभी भी, याद रखना, NRV के बेस पे कभी प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं होती, राइट? ये बात याद रखिएगा। तो आई होप मिस्टर मनदीप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अगर आप सेटिस्फाइड है, अगर आपको लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है, तो बच्चा अपनी इमोजी भेजें, सो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। मनदीप जी मैं वेट कर रहा हूं। सो बच्चा पहले सारे बच्चे ये डिफरेंस दिमाग में रखना है। इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छी बात है, ये पॉइंट डिस्कस हो गया। आधी जनता यही सोचती रहती है कि जो SP है वही NRV है। नहीं बेटा, SP और NRV में फर्क होता है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि जो SP है वही NRV है तो गलत हो जाएगा।
ऐसे नहीं सोचना। जल्दी से बताइए बच्चा मेरे को भाई। अब अगर सारे बच्चे कहते हैं क्वेश्चन 10 क्लियर है, तो क्वेश्चन 10 तक आपको कोई डाउट नहीं है, तो याद रखना क्वेश्चन 10 तक कोई डाउट नहीं है। सर कॉस्ट इज विल बी द प्राइस फॉर अस। यस बच्चा, कॉस्ट आपके पास होगा वही आपका प्राइस हो जाएगा अगर आपका एनआरवी ज्यादा है तो। यस मनदीप यू आर राइट, कॉस्ट आपका प्राइस हो जाएगा अगर आपका इन्वेंट्री का एनआरवी ज्यादा है तो। यू आर राइट। Okay, so we say that question 10 is done. Okay, with this guys याद रखिएगा, this is the summary of AS2। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर तो आप लोगों को सारी समरी 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर है, एक लास्ट में आपने लिखना है AS2 समरी जिंदाबाद। मैं समझ जाऊंगा कि आपको कोई डाउट नहीं है। क्या लिखेंगे सर? AS2 समरी जिंदाबाद। प्लीज एक थोड़ा सा टाइपिंग करने का अपना तकलीफ उठाइए और मेंशन करिए AS2 समरी जिंदाबाद। बेटा यही आपकी समरी है AS2 की। डिटेल सर कब करेंगे? डिटेल्स हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, याद रखेंगे डिटेल्स हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन आया, सर इफ यू आर परचेजिंग मटेरियल एट अ प्राइस ऑफ 100 एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 95, देन फॉर अस द वैल्यू ऑफ मटेरियल शुड बी। बेटा आप मुझे एक बात बताइए, आपके लिए कॉस्ट को वही होगा जिसपे आपने परचेज करा। आपके लिए कॉस्ट वो नहीं है जो आपकी उस टाइम पे प्राइस है। योर कॉस्ट इज 100 ओनली, याद रखना। ठीक है, आपने जितने पैसे दिए वो आपके लिए कॉस्ट होती है। उस टाइम पे मार्केट में क्या प्राइस है उसको हम लोग नहीं देखते, आपने कितने खर्चा करा। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई इन्वेंट्री खरीद के लाए हो, मनदीप जी मेरी बात समझिएगा, अगर आप कोई इन्वेंट्री खरीद के लाए हो, अगर आपको पता लग गया कि भाई हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू हमने इतना पैसा पे करा था, वही आपके लिए कॉस्ट है। उस टाइम पे मार्केट प्राइस क्या, मुझे क्या मतलब है, राइट। कॉस्ट मींस व्हेन आई परचेज द इन्वेंट्री द अमाउंट आई पेड फॉर इट। मैंने तभी आपको कॉस्ट की डेफिनेशन में सबसे पहले वर्ड डाला था कॉस्ट ऑफ परचेजेस, पीसीओ याद करो। पीसीओ में पहले क्या था? कॉस्ट ऑफ परचेज, याद करो। तभी मैंने आपको जब क्वेश्चन कराया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का, मैंने क्या बोला था? पीसीओ। पीसीओ में क्या था? कॉस्ट ऑफ परचेज। ओके, सो बच्चा अब आई थिंक सबने मेंशन कर दिया है AS2 समरी जिंदाबाद। कहने का मतलब ये हो गया कि ये समरी आपको क्लियर है। अब कल इसकी हम लोग डिटेल करना शुरू करेंगे। वील डू इट टुमारो, नॉट टुडे, राइट। तो पहले समरी खत्म, डिटेल कल से स्टार्ट इसका। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं बच्चा सेम टाइम पे। अभी आप इतना कर लीजिए, इसको रिवाइज करिए और अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू।